हेलो स्टूडेंट, मिशन इंजीनियरिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं प्यारेलाल रावत। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल का क्लास नंबर 31, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों कॉइल फैक्टर के बारे में, अर्थात क्वालिटी फैक्टर ऑफ कॉइल देखेंगे। कॉइल की क्वालिटी कैसे चेक की जाती है, उसकी गुणवत्ता को कैसे हम लोग मापते हैं, साथ में हम लोग देखेंगे बच्चों को उसका एंगल कैसे निकालते हैं, क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है और किस प्रकार की कॉइल जो है तो अच्छी गुणवत्ता वाली होती है, उसके अंदर क्या क्या गुण होना चाहिए, क्या क्या प्रॉपर्टीज होना चाहिए, वो सारी चीजें मैं आज की क्लास में डिस्कस करने वाला हूं बच्चों। और कुछ बेसिक चीजें हमारी छूट गई थी पिछली क्लासों में, उसको मैं कवर अप करने वाला हूं, जिसमें बताने वाला हूं बच्चों आज की क्लास में पदार्थ क्या होता है, भार क्या होता है, जड़त्व क्या होता है, द्रव्यमान क्या होता है, स्पीड क्या होती है, ये सारी चीज मैं आज डिस्कस करने वाला हूं। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है ना, अलजेब्रिक क्वांटिटी क्या होती है, ये सारी चीजें मैं आप लोग को आज डिस्कस करने वाला हूं। तो सदिश और अदिश भी हम लोग देखेंगे, है ना, और वेलोसिटी वेग भी देखेंगे। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज डिस्कस करने वाला हूं बच्चों। और आज बेसिक इलेक्ट्रिकल का जो है तो लगभग लास्ट लेक्चर होगा। कल के दिन मैं जो है तो एक लास्ट लेक्चर लेकर के आऊंगा, जिसमें हम लोग जो है तो पढ़ेंगे बच्चों ऑल ओवर यूनिट्स के बारे में। टोटल मैं एक ऐसा लेक्चर लेकर के आने वाला हूं बच्चों, जिसमें हम लोग पूरा इलेक्ट्रिकल की जितनी भी यूनिट्स होती हैं उसको मैं एक लेक्चर में डिस्क्राइब करूंगा, अर्थात एक लेक्चर में पूरा पढ़ाने वाला हूं। तो वह क्लास जो है आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। उसमें आप लोग जो है तो देखेंगे कि बेसिक इलेक्ट्रिकल से लेकर के मशीन, है ना, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, इल्यूमिनेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, जितनी भी यूनिट्स होती हैं ऑल ओवर, वो सारी यूनिट्स की कवर अप करने की कोशिश करूंगा बच्चों। और अगले लेक्चर में मैं लेकर के आऊंगा एक यूनिट्स का लेक्चर, जिसमें हम लोग डिटेल में सारे यूनिट्स की जो है तो उनकी यूनिट्स क्या होती है ना, उनका फॉर्मूलास क्या होता है, बहुत सारी चीजें मैं डिस्कस करने वाला हूं। कुल मिला के अगले लेक्चर में हम लोग यूनिट्स पढ़ेंगे। और अगले लेक्चर जो होगा बच्चों वो बेसिक इलेक्ट्रिकल का लास्ट लेक्चर होने वाला है। 32 लेक्चर जो होगा वो लास्ट होगा, और 33 से हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों मशीन के बारे में, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहले जनरेटर क्या होता है, डीसी जनरेटर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, डीसी मोटर के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात पार्ट फर्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों डीसी मशीन के बारे में। ओके बच्चों, तो हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का क्लास नंबर 31, क्वालिटी फैक्टर ऑफ कॉइल, अर्थात कॉइल का क्वालिटी फैक्टर। ओके, कॉइल का क्वालिटी फैक्टर मतलब होता है, क्वालिटी मतलब होता है बच्चों गुण, है ना, गुण या गुणांक, और फैक्टर का मतलब होता है बच्चों गुणांक, है ना। जो क्वालिटी होती है गुण कहलाता है, उसकी प्रॉपर्टीज कहलाती है, अर्थात गुण कहलाता है। और फैक्टर मतलब होता है बच्चों उसका गुणांक, अर्थात किसी भी कॉइल की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए और हम कैसे चेक करेंगे उसको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं बच्चों। तो आज मैं पढ़ाने वाला हूं आप लोग को क्वालिटी फैक्टर ऑफ कॉइल। सबसे पहले देखते हैं बच्चों इसकी परिभाषा को क्या कहता है। तो क्वालिटी फैक्टर क्या होता है बच्चों, हम देखेंगे क्वालिटी फैक्टर जो होता है कॉइल की क्वालिटी की जानकारी देता है। क्वालिटी फैक्टर क्या कहता है कि वह उस कॉइल की गुणवत्ता की जानकारी देता है कि उस कॉइल की क्वालिटी कैसी है, वो अच्छी है कि नहीं है, वह हम कैसे डिसाइड करेंगे बच्चों। तो अगली लाइन में लिखा हुआ है कि कॉइल की क्वालिटी, ओके, कॉइल की क्वालिटी, यदि कोई कॉइल, क्या कह रहा है बच्चों, कॉइल की क्वालिटी हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे। तो क्या कहता है बच्चों कि यदि कोई कॉइल ऊर्जा को उत्सर्जित करने की तुलना में ऊर्जा को ज्यादा क्या करती है बच्चों, संचित मतलब स्टोर करती है, तो उस कॉइल की क्वालिटी क्या होगी बच्चों, उत्तम होगी। ओके, हम लोग कैसे पता लगाएंगे बच्चों कॉइल की क्वालिटी को, हम कैसे पता लगाएंगे बच्चों। तो हम बोलेंगे, यहां से हम लोग बोलेंगे बच्चों कि यदि कोई कॉइल ऊर्जा को उत्सर्जित करने की तुलना में ऊर्जा को क्या करती है, ऊर्जा को ज्यादा संचित मतलब स्टोर करती है, तो उस कॉइल की क्वालिटी क्या कहलाती है बच्चों, उत्तम कहलाती है। मतलब वह कॉइल जो है तो अच्छी क्वालिटी में आएगी। ओके, वहीं पे हम बात करें कि हमारे पास में ऐसी कॉइल है जो क्या कर रही है बच्चों, वो एनर्जी को स्टोर कम कर रही है, उत्सर्जित ज्यादा कर रही है, वेस्ट ज्यादा कर रही है, खराब ज्यादा कर रही है ऊर्जा को, उस प्रकार की कॉइल को हम क्या बोलेंगे बच्चों कि उसकी क्वालिटी उत्तम नहीं है, बल्कि उसकी क्वालिटी खराब मानी जाएगी। अब आपको लग रहा होगा कॉइल क्या होती है बच्चों, है ना, आपको लग रहा होगा सर बता रहे हैं कॉइल की क्वालिटी, तो कॉइल होती क्या है, मैं वो भी बना के आप लोग को बता देता हूं। तो आप लोग जैसे देखते हैं बच्चों मोटर में, जनरेटर में, ट्रांसफार्मर में, है ना, ये हमारी क्या होती है बच्चों, कॉइल होती है।
ठीक है। अब इस कॉइल की क्वालिटी हम कैसे चेक करेंगे, तो वो चेक करेंगे बच्चों कहां से, क्वालिटी फैक्टर से। ओके, क्वालिटी फैक्टर वाला क्या पोर्शन है, वो क्या कह रहा है बच्चों कि हमारे पास में जो कॉइल हो कैसी हो बच्चों, उत्सर्जित करने की तुलना में स्टोर करने की क्षमता उसमें ज्यादा होना चाहिए। तो कहने का मतलब यह है कि जो उत्सर्जित करने की क्षमता है बच्चों, उस उत्सर्जित क्या है, कम से कम करे, और संचित मतलब होता है बच्चों स्टोर करना। ठीक है, तो संचित वो क्या करे, ज्यादा से ज्यादा करे। इस प्रकार की कॉइल क्या कहलाएगी बच्चों, उत्तम या अच्छी कहलाएगी, है ना, हमारे लिए जो है तो बेस्ट कहलाएगी। वहीं पे हम क्या कहें बच्चों कि यदि वो उत्सर्जित ज्यादा कर रही है, मतलब ऊर्जा को बेस्ट ज्यादा कर रही है, खराब ज्यादा कर रही है, और संचित कम से कम कर रही है, उस प्रकार की कॉइल क्या होगी बच्चों, वो खराब की स्थिति मानी जाएगी, अर्थात उतनी अच्छी कॉइल नहीं कहलाएगी। ओके, तो आई होप समझ में आ गया होगा। कॉइल का मतलब होता है बच्चों किसी भी तार को जब हम लोग क्या करते हैं, कॉइलिंग के फॉर्म में उसका यूज करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर बता दूं आप लोग को, ये कॉइल कहां कहां यूज होती है बच्चों, आपके फैन में। ओके, सीलिंग फैन जो आपका छत का पंखा होता है, उसको आप ओपन करके देखेंगे तो उसमें क्या होती है, एक पतली पतली तार की वाइंडिंग की होती है, वो कॉइल कहलाती है। आपके मोटर में कॉइलिंग होती है, आपके जनरेटर में कॉइलिंग होती है, आपके ट्रांसफार्मर में कॉइलिंग होती है, हर जगह कॉइलिंग वाइंडिंग जो हम बोलते हैं, कुंडली जो बोलते हैं बच्चों, उसको हम लोग कॉइल बोलते हैं। तो उस कॉइल की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, और अच्छी कब होगी, जब वो उत्सर्जित कम करे, संचित ज्यादा करे। उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे बच्चों कि उस कॉइल की क्वालिटी अच्छी है। यदि वो उत्सर्जित ज्यादा कर रही है, संचित कम कर रही है, तो उस कॉइल की क्वालिटी खराब मानी जाएगी। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब एक अगला पॉइंट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कहता है कि भैया क्वालिटी फैक्टर जो होता है, जो कॉइल की क्वालिटी को चेक करता है, वो कैसा होता है, पावर फैक्टर का विपरीत होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, क्योंकि इसी कॉइल के द्वारा डिसाइड होता है बच्चों कि उसमें पावर फैक्टर कितना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप लोगों को मैंने पढ़ाया इससे पहले, आप लोगों ने देखा है बच्चों कि हमारे पास में जो क्या होता है, 3 फेज लोड होता है। जैसे आटा चक्की हो गई, उसकी मोटर हो गई, या बड़ी बड़ी जो मोटरें हमारे पास में होती हैं, तो क्या करती हैं, पावर फैक्टर को खराब करती हैं। क्यों, क्योंकि उसमें लैगिंग पावर फैक्टर बहुत ज्यादा बढ़ता है, बिकॉज ऑफ कि उसमें कॉइलिंग होती है ना, वाइंडिंग होती है। हर मोटरों में क्या होता है बच्चों, कॉइल होती है, वाइंडिंग होती है। तो इस कारण से क्या करते हैं, वो ऊर्जा को ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, उत्सर्जित अर्थात वेस्ट करते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है कि हमारा पावर फैक्टर क्या होता है बच्चों, खराब होता है, कम होता है, लैगिंग में जाता है ना। तो हम लोग जानते हैं जनरली, हम क्या कहते हैं बच्चों, हम लोग जनरली जानते हैं कि हमारा जो पावर फैक्टर होना चाहिए वो 0.8, 0.7 मिनिमम, या 0.9 तक होना चाहिए पावर फैक्टर। ओके, यूनिटी हो तो वो बेस्ट है, यूनिटी हो तो वो बेस्ट है, यूनिटी से आगे अगर लीडिंग पावर फैक्टर हो तो वो और बेस्ट है। लेकिन जनरली प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है बच्चों, लीडिंग पावर फैक्टर बहुत कम देखा जाता है। हम लोग थ्योरी में पढ़ लेते हैं कि कैपेसिटर लगा करके हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, पावर फैक्टर को इंप्रूव कर सकते हैं। बट आजकल जो आइडियली माना जाता है बच्चों 0.8, 0.7 के आसपास में होता है, क्योंकि हमारे घरों में जितने भी उपकरण यूज होते हैं बच्चों, मैक्सिमम में क्या होता है, कॉइल होती है। और जब कॉइलिंग का होगा तो क्या होगा, वहां पे पावर फैक्टर खराब हो रहा होगा, अर्थात वहां पे एनर्जी वेस्ट हो रही होगी। तो उस कंडीशन में क्या होता है बच्चों, उस कंडीशन में क्या होता है, पावर फैक्टर खराब होता है। तो पावर फैक्टर जब कम होगा बच्चों, तो वहां पे कॉइल फैक्टर क्या होगी, है ना, क्या कहता है कि क्वालिटी फैक्टर जो होता है पावर फैक्टर का अपोजिट होता है। अर्थात यदि आपका क्या कहता है, पावर फैक्टर क्या कहता है बच्चों, पावर फैक्टर अगर बढ़ेगा तो वहां पे जो है तो क्वालिटी फैक्टर क्या होगा बच्चों, कम होगा। ठीक है, ये एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम लोग देखने वाले बच्चों कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो क्वालिटी फैक्टर आपको निकालना है, किसी भी कॉइल का क्वालिटी फैक्टर यदि निकालना है बच्चों, तो क्या करना पड़ेगा आपको, क्वालिटी फैक्टर का जो सूत्र होता है वो होता है 1/cos फाई, अर्थात हम लोग 1/cos फाई को लिख सकते हैं बच्चों ओमेगा L/R। चूंकि हम जानते हैं बच्चों कि ओमेगा L बराबर क्या होता है, एक्सएल होता है, और एक्सएल बराबर क्या होता है बच्चों, हम जानते हैं कि 2πfl होता है। इसीलिए मैंने क्या लिखा है बच्चों यहां पे कि हमारा जो है तो ओमेगा L/R बराबर हो जाएगा 2πfl। तो यदि आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि क्वालिटी फैक्टर का सूत्र बताइए, तो हम बताएंगे बच्चों 1/cos फाई या
2πfl या WL है ना, ओमेगा L अपान R, ये तीनों हमारे फार्मूले हैं। जनरली जो हमारे यूज में आता है वो आता है बच्चों 2πfl अपान R, यही बताएगा हमारे क्वालिटी फैक्टर को। अर्थात हमारी कॉइल में क्वालिटी फैक्टर कितना अच्छा है वो डिपेंड करे किसमें बच्चों, प्रतिरोध में। पहला होता है बच्चों ये प्रतिरोध है ना, रेजिस्टेंस, उसका रेजिस्टेंस कितना है, फिर उसमें इंडक्टेंस, अर्थात ये ऊपर की जो प्रॉपर्टी है बच्चों क्या है ना, इंडक्टेंस, मतलब वो कॉइल कितनी इंडक्टिव कॉइल है, मतलब उसमें इंडक्टिव का गुण कितना है वो डिपेंड करेगा हमारे क्वालिटी फैक्टर को बताने में। ओके, यदि आपको एंगल निकालना है बच्चों, यदि क्या निकालना है, एंगल मतलब कोण, यदि आपको कोण निकालना है तो फिर आपके पास में सूत्र है बच्चों tan phi बराबर XL अपान R। चूंकि हम जानते हैं कि XL बराबर क्या होता है बच्चों 2πfl, तो हम यहां पे वही लिख सकते हैं 2πfl अपान R, अर्थात एंगल आपका जो है तो उसी चीज से निकलेगा XL अपान R से। क्वालिटी फैक्टर एंगल आप दोनों निकाल सकते हैं। अब बता दूं बच्चों कि एक ट्रिक है, कल की क्लास में मैंने आप लोग को पढ़ाया था है ना, क्वालिटी फैक्टर बस इतना ही है। क्वालिटी फैक्टर आप ये जान लो, क्वालिटी फैक्टर का मतलब होता है बच्चों किसी भी कॉइल के गुण को हमें मेजर करना है, मापना है कि उस कॉइल का गुण कैसा है। हम बताएंगे बच्चों कि ऐसी कॉइल होनी चाहिए जिसकी उत्सर्जन क्षमता कम हो और संचित ऊर्जा अर्थात स्टोर करने की क्षमता, संचित करने की क्षमता ज्यादा हो, वह कॉइल हमारी बेस्ट कॉइल कहलाती है, अच्छी कॉइल कहलाती है। यदि हम वहीं पे बात करें कि संचित करने की जो क्षमता है, ओके, जो संचित करने की क्षमता है वो कम हो, उत्सर्जन करने की क्षमता ज्यादा होगी, तो कॉइल क्या कहलाएगी, उसकी क्वालिटी थोड़ा खराब कहलाएगी, अर्थात वो पुअर कंडीशन कहलाएगा। ओके, तो ये हमारी हो गई क्वालिटी फैक्टर, बस इतना ही था। और लगभग जो है तो इलेक्ट्रिकल हमारा खत्म होता है। कुछ पॉइंट्स मेरे रह गए थे, पुरानी क्लासों में मैंने डिस्कस कर पाया था, उसको मैं डिस्कस करूंगा और आज की क्लास को हम लोग खत्म करेंगे। 31 क्लास जो है वही बेसिक इलेक्ट्रिकल की लास्ट क्लास है बच्चों। कल से हम लोग पढ़ने वाले हैं मशीन को, लेकिन कल मैं लेकर के आऊंगा बच्चों, एक लेक्चर मैं लेकर के आऊंगा आप लोग के लिए, जिसमें पढ़ाने वाला हूं 32 लेक्चर को, जिसमें मैंने प्रोग्राम किया है बच्चों, मैंने पूरा जो है तो पीपीटी तैयार किया है, उसमें बताने वाला हूं आप लोग को टोटल यूनिट्स के बारे में। ओके, तो कल की क्लास को आप लोग जो है तो जरूर अटेंड करना, क्योंकि मैं कल की क्लास जो लेकर के आऊंगा उसमें मैं टोटल यूनिट्स को टोटल डिस्कस करने वाला हूं। तो आज की क्लास और कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है बच्चों। तो मैं बता दूं आप लोग को, कल मैंने एक जो है तो आपको ट्रिक बताया था कल क्लास में मैंने बताया था बच्चों कि यदि हमारे पास में क्या है, यदि हमारे पास में 3 फेज संतुलन अवस्था है, अर्थात 3 फेज जो संतुलन अवस्था होती है उसमें क्या हो बच्चों, यदि हम जानते हैं, पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कि 3 फेज जो बैलेंस कंडीशन होती है वो क्या होती है, अनबैलेंस कंडीशन क्या होती है। जो 3 फेज बैलेंस कंडीशन होती है बच्चों, उसके न्यूट्रल में धारा प्रवाहित नहीं होती है, वहीं अनबैलेंस असंतुलन की अवस्था में न्यूट्रल में धारा प्रवाहित होती है। तो कल मैंने बताया था कि यदि 3 फेज की करंट है, उसमें जो पावर हमें मेजर करना है, अगर बैलेंस कंडीशन है तो मिनिमम उसमें कितने वाट मीटर की आवश्यकता पड़ेगी बच्चों, वो ट्रिक मैं आज आपको बताने वाला हूं। कल की क्लास में मैंने पढ़ाया था 3 वाट मीटर, 2 वाट मीटर, 1 वाट मीटर, तो उसमें मैंने बताया था आप लोग को कि बैलेंस कंडीशन में मिनिमम कितने वाट मीटर की आवश्यकता पड़ेगी, अनबैलेंस में मिनिमम कितने वाट मीटर की आवश्यकता पड़ेगी। तो एक छोटी सी ट्रिक है जो कल मैं बता नहीं पाया था, तो आज की क्लास में डिस्कस करने वाला हूं। तो बच्चों ट्रिक क्या है कि यदि आपसे क्वेश्चन करे कि 3 फेज संतुलन की अवस्था में, तो हम बात करेंगे कि न्यूट्रल में धारा जो है तो न्यूट्रल तार में धारा का प्रवाह है नहीं होता है, अर्थात क्या होता है बच्चों, IN बराबर क्या होता है, 0 होता है। जब भी आपसे कोई भी पूछे, इंटरव्यू में पूछे, क्वेश्चन में पूछे, है ना, कोई भी आपसे पूछे कि 3 फेज संतुलन अवस्था में न्यूट्रल में करंट होती है कि नहीं, तो आपको बताना है कि न्यूट्रल में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं बच्चों, संतुलन की अवस्था या बैलेंस कंडीशन। ओके अब इसमें हम लोग ये देखेंगे कि इसमें अगर 3 फेज संतुलन की अवस्था है और उसमें धारा प्रवाहित नहीं हो रही है न्यूट्रल में, तो उसमें कम से कम कितने वाट मीटर की जरूरत होगी। तो हम बताएंगे बच्चों, हम जानते हैं कि R में भी धारा प्रवाहित हो रही होगी, Y में भी होगी और B में भी होगी, मतलब ये तीनों फेज में धारा तो प्रवाहित होगी पर न्यूट्रल में धारा प्रवाहित नहीं होगी बच्चों। अब इसका लॉजिक क्या है, ट्रिक क्या है कि जब भी आपसे पूछे कि 3 फेज संतुलन है ना, संतुलन की अवस्था में कम से कम कितने वाट मीटर की आवश्यकता होगी, तो बच्चों क्या करना है, आपको जवाब देना है 2 वाट मीटर की। 2 वाट मीटर की कैसे कैसे बच्चों, हम हमेशा इसका ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। हम जानते हैं बच्चों कि जितने करंट फ्लो होती है, जितने फेज में करंट फ्लो होती है, जितने तारों में करंट फ्लो होती है,
मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे बच्चों, हम लोग मान लेते हैं संतुलन की अवस्था में एक तार, दो तार, तीन तार, चार तार, ये हमारा आर हो गया, वाई हो गया, बी हो गया, न्यूट्रल हो गया। अब हम जानते हैं बच्चों कि हमारी जो धारा है वो आर में भी है, वाई में भी है और बी में भी है, लेकिन न्यूट्रल में नहीं है। तो अब हमारे पास कितने तारों में करंट है? तो हम बोलेंगे कि 3 तार में करंट है। ठीक है, जब 3 तार में करंट है बच्चों तो क्या होगा, एक को हम छोड़ देते हैं, बाकी बचा हुआ जो फेज होता है उसमें हम लोग बोलते हैं उतने वाटमीटर की आवश्यकता पड़ेगी। अर्थात कुल मिलाकर मैं शॉर्ट अगर बताऊं आपको, अपने लैंग्वेज में समझाऊं बच्चों, तो क्या कहेंगे कि जितने तार में धारा प्रवाहित होती है उसका एक कम कर दो, उतने वाटमीटर की उसमें आवश्यकता पड़ेगी। अर्थात इसमें 3 फेज में करंट आ रही है, तो 3 फेज में आ रही है तो बच्चों एक फेज को हम कम कर देंगे, अर्थात उसमें हम देखेंगे कि 2 वाटमीटर की आवश्यकता पड़ेगी। अर्थात 3 फेज संतुलन अवस्था में न्यूट्रल में धारा प्रवाहित नहीं होती है, केवल 3 फेज में धारा प्रवाहित होती है। इसलिए हमेशा 3 फेज संतुलन की अवस्था में कम से कम 2 वाटमीटर की आवश्यकता पड़ेगी 3 फेज की पावर को मेजर करने के लिए। ओके बच्चों, अब हम देख लेते हैं 3 फेज असंतुलन की अवस्था में यदि वो अनबैलेंस हो तो क्या होगा बच्चों, तीनों फेज में धारा तो प्रवाहित होगी, तीनों फेज में धारा प्रवाहित तो होगी, लेकिन साथ साथ न्यूट्रल में भी धारा प्रवाहित होगी बच्चों। अर्थात IN नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब जो न्यूट्रल करंट होगी बच्चों वो 0 नहीं होगी, कुछ ना कुछ उसमें भी धारा प्रवाहित होगी। अर्थात इस चारों में क्या होगी, धारा प्रवाहित होगी। मैं यहां पे बना के बता दूं आप लोग को कि असंतुलन की अवस्था में क्या होगा बच्चों, ये हमारे पास में 4 तार हो गई जो आपके घरों में आ रही हैं, आर, वाई, बी और ये न्यूट्रल। अब हो गया बच्चों कि हमारे घरों में जो सप्लाई आती है खंबे में, उसमें टोटल कितनी तार होती हैं, 4 होती हैं, है ना। फेज 1, फेज 2, फेज 3, आर, वाई, बी और न्यूट्रल होता है। अब हमारे घरों में क्या होता है, सिंगल फेज की जरूरत पड़ती है, इसलिए हम लोग एक तार ले लेते हैं फेज का, एक न्यूट्रल का ले लेते हैं। अब मैं बता दूं आप लोग को, यदि अनबैलेंस कंडीशन है ना, असंतुलन की अवस्था है, तो उसमें क्या होगा बच्चों, चारों तार में क्या होगी, धारा प्रवाहित होगी। अर्थात आर, वाई, वी ये 3 फेज हैं, तो इसमें धारा तो प्रवाहित होगी ऑब्वियसली, लेकिन असंतुलन की अवस्था में हमेशा न्यूट्रल में भी धारा प्रवाहित होती है बच्चों। तो यहां पे क्या होगा, चारों फेज में धारा प्रवाहित होगी, इसमें हम क्या करेंगे, कम कर देंगे। अर्थात हमेशा 3 फेज असंतुलन की अवस्था में 3 वाटमीटर की जरूरत पड़ेगी, कम से कम 3 वाटमीटर होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में पूछा जाता है हमेशा बच्चों, इसलिए मैंने इसको फिर से बताया है, जबकि ये सारी चीजें जो है तो मैंने कल की क्लास में पढ़ा दिया आप लोग को, बट मैंने सोचा कि आपको एक सिंपल भाषा में समझाया जाए ताकि आपको समझ में आ जाए। अब आपको क्या करना है, जितने तार में धारा प्रवाहित हो रही है उसको हम एक कम कर देंगे, उतने वाटमीटर की उसमें आवश्यकता पड़ेगी। जैसे संतुलन की अवस्था में 3 फेज में करंट होती है, न्यूट्रल में करंट नहीं होती है, तो 3 फेज में एक कम कर देंगे तो कितना बचेगा, 2, उसमें 2 वाटमीटर कम से कम होना चाहिए, है ना। फिर हम क्या कहेंगे कि असंतुलन की अवस्था में हमारे पास में चारों तार में क्या होती है, धारा प्रवाहित होती है, एक कम कर देंगे, अर्थात उसमें कम से कम कितने वाटमीटर की आवश्यकता पड़ेगी, 3 वाटमीटर की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस प्रकार से आपको समझकर चलना है, और ये एग्जाम में हमेशा पूछ लेता है, इसलिए मैंने इसको यहां पे समझाने का प्रयास किया आप लोग को। ओके बच्चों, तो आज हमारा जो है तो ये क्वालिटी फैक्टर खत्म हो गया है, बेसिक इलेक्ट्रिकल लगभग खत्म हो गया है। अब कुछ चीजें हमारी छूट गई थी क्लास नंबर जो है तो 5, 6 में, मैंने कुछ चीजें वहां पे बताना भूल गया था, जो मेंशन नहीं हुआ था, उसको मैं यहां पे आज पढ़ा देता हूं। ओके, यहां पे मैं उसको पढ़ा करके खत्म कर देता हूं, ताकि अगली क्लास जो रहे, जो कल की क्लास रहे बच्चों, उसमें हम लोग केवल डिस्कस करेंगे इकाइयों को, टोटल यूनिट्स को, जैसे करंट की इकाई क्या होती है, वोल्टेज की इकाई क्या होती है, फ्रीक्वेंसी की इकाई क्या होती है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स की क्या होती है ना, इल्यूमिनेशन की क्या होती है, पावर की क्या होती है ना, कैपेसिटेंस की क्या होती है, इंडक्टर की क्या होती है, बहुत सारी यूनिट्स मेरे पास में है। मैंने क्या किया है बच्चों कि इलेक्ट्रिकल की टोटल यूनिट्स को एक साथ मैं क्या किया हूं, पूरा बनाया हूं, पीपीटी तैयार किया हूं, और उसको अगली क्लास में लेकर के आऊंगा। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों मशीन को। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल आज खत्म हो जाएगा, कल मैं पढ़ाऊंगा आप लोग को यूनिट्स इकाई के बारे में, और परसों की क्लास से लेकर के आऊंगा क्लास नंबर जो 33 रहेगी बच्चों, वो रहेगी मशीन की, जिसमें हम लोग पहला पार्ट स्टार्ट करेंगे डीसी मशीन, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बच्चों जनरेटर और मोटर के बारे में। ओके, तो हम देख लेते हैं बच्चों, जो छूट गया था, कुछ पॉइंट छूट गए थे, कुछ चैप्टर छूट गया था, है ना, उसको मैं डिस्कस कर लेता हूं, और आज हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल खत्म करते हैं।
तो पहला पॉइंट है बच्चों पदार्थ, है ना। मेरा जो पहला पॉइंट है आज का वो है पदार्थ। हमने पदार्थ तो पढ़ा है बच्चों, पर कुछ चीजें यहां पे हम जो है तो और डिस्कस कर लेते हैं। ओके, पदार्थ अर्थात मैटर। मैटर की यहां पे बात हो रही है। पदार्थ क्या होता है, पदार्थ जो है तो किसे हम कहेंगे, इस चीज को मैं यहां पे बताने वाला हूं। तो जो छूट गया था उसको कंप्लीट करते हैं। तो आज हमारा जो है इलेक्ट्रिकल खत्म हो जाएगा, बेसिक इलेक्ट्रिकल, और कल हम यूनिट को खत्म करेंगे, इकाइयों को पढ़ेंगे, और परसों से हम लोग लेकर के आएंगे बच्चों मशीन के चैप्टर्स को। ओके, तो पदार्थ क्या होता है बच्चों, जब कोई वस्तु है ना स्थान घेरती है तथा उसका अपना भार होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, पदार्थ कहते हैं। तो मैं आज सारी चीजें यहां पे डिस्कस करने वाला हूं जो छूट गई थी। जब कोई वस्तु अपना स्थान घेरती है, जब कोई वस्तु अपना स्थान घेरती है तथा उसका अपना भार होता है, वह पदार्थ कहलाता है। बच्चों आपसे यदि कोई भी पूछ ले पदार्थ किसे कहेंगे, मैटर क्या होता है, जैसे मेरे पास में ये है बच्चों, ये क्या है, एक पदार्थ है, ठीक है। ये भी एक क्या है, पदार्थ है। ये भी एक क्या है बच्चों, पदार्थ है। जो भी चीजें हैं हमारे पृथ्वी में, जैसे हम लोग पदार्थ को क्या बोलते हैं बच्चों, ठोस, द्रव, गैस, है ना। तो ये क्या होती हैं, ये जो है तो ठोस अवस्था में हमारे पदार्थ हैं। तो ऐसा कोई मटेरियल, क्या कह रहा है बच्चों, कि जब कोई वस्तु या जब कोई मटेरियल अपना स्थान घेरती है तथा उसका अपना क्या होता है बच्चों, भार होता है। मतलब जो है तो वो स्थान भी कहीं पे घेर रही हो और उसमें क्या हो बच्चों, वेट हो, मतलब उसका वजन भी हो, भार भी हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, पदार्थ कहेंगे। ओके, तो आप लोग को जो है तो ये इजी हो जाएगा समझना कि पदार्थ किसे कहते हैं। अब मैं बता दो बच्चों भार क्या होता है। ओके, सेकेंड पॉइंट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, भार। ओके, वेट क्या होता है ये समझ लेते हैं, ठीक है। तो वेट हमारा जो है क्लियर हो जाएगा कि वेट क्या होता है बच्चों। ये चीजें क्या है, छूट गई थी पिछली क्लासों में। क्लास नंबर जो है तो 5-6 में मुझे पढ़ाना था, बट वहां पे मैं पढ़ा नहीं पाया था, तो मैंने आज जो है इसको कवर किया हूं यहाँ पे। तो आप लोग को इन सारी चीजों को समझना है। वेट क्या कहता है बच्चों, जिस पल से किसी भी पदार्थ को, जिस पल से किसी भी पदार्थ को, जिस पल से किसी भी पदार्थ को पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करती है ना, आकर्षित करती है या करने लगती है ना, हम कह सकते हैं करने लगती है, करती है, उसे उसका भार कहते हैं, उसे उसका भार या वेट कहते हैं। ओके, अब बच्चों यदि आपसे कोई पूछ ले वेट, भार क्या होता है, वजन क्या होता है, वजन का मतलब ये होता है कि जैसे मेरे पास में क्या है, ये डस्टर है, तो डस्टर का एक ऐसा वेट जिससे पृथ्वी क्या करे, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अपने नीचे की ओर उसको खींचने लगे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, वेट। अर्थात ऐसी कोई वस्तु जो नीचे पृथ्वी की ओर नहीं आ रही है, मतलब उसका कोई वेट ही नहीं है, कोई भार ही नहीं है ना, वेट जो है तो उसका जीरो है। तो हम क्या कह रहे हैं कि जिस पल से, जिस समय से किसी भी पदार्थ को पृथ्वी क्या करे, अपनी ओर आकर्षित करती है या करने लगे, उसे उसका क्या कहते हैं बच्चों, भार कहते हैं। ओके, अब हम लोग इसको फार्मूले समझ लेते हैं। क्या कहता है कि W बराबर क्या होता है बच्चों, mg होता है। ये जो है तो सूत्र होता है बच्चों किसका, है ना, W मतलब वेट, वेट बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे, है ना द्रव्यमान गुणे क्या होता है बच्चों, भार। ओके, तो द्रव्यमान गुणे जो होता है, द्रव्यमान गुणे
भार, अर्थात इसका जो यूनिट क्या होगी बच्चों, क्या होगी, न्यूटन होगी। ओके, हम जानते हैं हमेशा कि जो हमारे पास में क्या होता है बच्चों, हमारे पास में जो वेट होता है, भार होता है ना, उसकी जो यूनिट हम लोग लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे, न्यूटन लिखेंगे। अब गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है ये देख लेते हैं। तो हम लोग देखेंगे गुरुत्वाकर्षण बल अर्थात ग्रेविटी क्या होती है ना, ग्रेविटी क्या होती है। ऐसा क्या होता है कि हम लोग वजन, जितनी भी चीजें होती है ऊपर अगर फेंकते हैं तो वो नीचे ही आती है, क्यों आती है? तो भैया हमारे जो पृथ्वी में क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है, ग्रेविटी होती है, और उस कारण से हमारी सारी वस्तुएं क्या होती हैं, नीचे की ओर आती हैं। तो हम मान के चलते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का मान कितना होना चाहिए। यदि क्वेश्चन में आ जाए कि गुरुत्वाकर्षण का मान G बराबर क्या होता है, मैंने यहां बताया ना बच्चों, यहां पे क्या W क्या है, आपका वेट है, और M क्या है, द्रव्यमान है, और G क्या है बच्चों, गुरुत्वाकर्षण बल। अर्थात हम इसको क्या बोलेंगे, W बराबर mg, अर्थात द्रव्यमान गुणे गुरुत्वाकर्षण बल। इसकी जो यूनिट क्या होगी बच्चों, न्यूटन। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, मैंने वहां पे जो समझाया है वो चीजें आपको समझ में आना चाहिए कि हम यहां पे जो लिखे हैं बच्चों, क्या लिखे हैं, वेट बराबर जो है तो mg, m मतलब होता है द्रव्यमान, g मतलब होता है बच्चों गुरुत्वाकर्षण बल। तो g का मान कितना होता है ये देख लेते हैं। g बराबर कितना मान होता है बच्चों, 9.8। ओके, g है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये आपको याद रखना है कि ग्रेविटी का मान कितना होता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो काम करता है बच्चों, कितना करता है, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के मान से काम करता है। इतना फोर्स लगता है, तब हमें क्या करते हैं, किसी पृथ्वी को हम क्या करते हैं, किसी भी मटेरियल, किसी पदार्थ को हम पृथ्वी की ओर क्या करते हैं, आकर्षित करते हुए देखते हैं। और जो आकर्षण बल लगता है, जो ग्रेविटी का फोर्स लगता है बच्चों, वो कितना लगता है, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब मैं बता दूं आपको बच्चों, जड़त्व तो क्या होता है। ठीक है, पहला हो गया पदार्थ, दूसरा हो गया भार, तीसरा हम लोग पढ़ेंगे बच्चों क्या, जड़त्व के बारे में। जड़त्व क्या होता है ना, जड़त्व हम लोग देख लेते हैं। जड़त्व को हम लोग बोलते हैं बच्चों इनर्शिया, है ना, इनर्शिया होता है इंग्लिश में, क्या होता है, इनर्शिया होता है। अब इनर्शिया को हम लोग समझेंगे बच्चों, जड़त्व तो क्या होती है ना। तो 2-3 टॉपिक और है, उसको समझ लेते हैं, फिर आज की क्लास खत्म करेंगे। तो जड़त्व तो क्या होता है बच्चों, किसी भी वस्तु का वह गुण, क्या कहता है, क्या कहता है बच्चों, किसी भी वस्तु का वह गुण, किसी भी वस्तु का वह गुण, वह गुण, ओके, वह गुण जिसके कारण यह अपनी अवस्था में बदलाव होने का विरोध करता है, विरोध मतलब अपोज करना, है ना, विरोध करता है, उसे जड़त्व कहते हैं, उसे जड़त्व कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपके एग्जाम में या इलेक्ट्रिकल सिस्टम में ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि ये छूट गया था। 4-5 पॉइंट ऐसे थे जो छूट गए थे बच्चों, जिसमें से हमने तीसरा पॉइंट देख लिया है। पहला था पदार्थ किसे कहते हैं, ये डिफिनेशन बताना वहां पे भूल गया था, आई थिंक मैं अच्छे से क्लियर नहीं किया था, तो उसको मैंने बता दिया। वेट क्या होता है बच्चों, हमने देख लिया, वेट क्या होता है, W बराबर mg, m क्या होता है द्रव्यमान, और g क्या होता है बच्चों गुरुत्वाकर्षण बल। यूनिट क्या होगी बच्चों, न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण का मान कितना होता है, ये याद हमेशा रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। G बराबर होता है बच्चों, है ना, G बराबर क्या होता है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, G, है ना, ये क्या है, G। तो G बराबर क्या होता है बच्चों, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, है ना, ये हमारा जो है तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान होता है। जड़त्व हम लोग देखेंगे। इनर्शिया क्या होता है बच्चों, तो किसी भी वस्तु का वह गुण जिसके कारण यह अपनी अवस्था में बदलाव होने का विरोध करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, जड़त्व तो बोलते हैं। ओके, चौथा पॉइंट है बच्चों द्रव्यमान। मैंने पढ़ाया है द्रव्यमान, बट थोड़ा सा मैं इसको एक्स्ट्रा पढ़ाने वाला हूं, है ना, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। द्रव्यमान को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं बच्चों मास। ओके,
मास बोलते हैं। द्रव्यमान किसे कहते हैं बच्चों? जड़त्व के नापने को हम क्या बोलते हैं बच्चों? द्रव्यमान बोलते हैं। इसको हम केजी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। केजी जो होता है वो द्रव्यमान होता है ना। हम लोग क्या कहेंगे कि जड़त्व के नापने को द्रव्यमान कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। अब जो हमारा इनर्शिया है ना, उसको मापने का ही जो हमारे पास में साधन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? द्रव्यमान। हम सबसे पहले देखें जड़त्व क्या होता है। किसी भी वस्तु का वह गुण जिसके कारण यह अपनी अवस्था में बदलाव होने का विरोध करता है उसे हम जड़त्व कहते हैं। द्रव्यमान किसे कहेंगे बच्चों? जड़त्व के नापने को क्या बोलेंगे बच्चों? हम द्रव्यमान कहेंगे। ओके, मास। और इसकी यूनिट क्या होगी बच्चों? केजी होगी। इसकी यूनिट क्या होगी बच्चों? इकाई क्या होगी? केजी में लिखते हैं। ओके, तो हमारे पास में लास्ट 1-2 पॉइंट और है बच्चों, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। 1-2-3 पॉइंट और हैं। तो ये 4th नंबर हो गया। आई होप समझ में आ गया होगा। अब मैं आप लोग को 2-3 पॉइंट और डिस्कस करके बता देता हूं और आज की क्लास को खत्म करूंगा, है ना। तो ये हमारी इलेक्ट्रिकल की ITI के हिसाब से बेसिक इलेक्ट्रिकल आज खत्म हो जाएगा बच्चों, है ना। और हम लोग मशीन स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगला पॉइंट देखते हैं बच्चों हम लोग गति के बारे में, है ना। गति क्या होती है बच्चों? ये हम देख लेते हैं। गति, स्पीड हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे स्पीड। ओके बच्चों, स्पीड क्या होती है ये देख लेते हैं। कोई भी वस्तु जिस दर से अपनी अवस्था को बदलती है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? गति बोलते हैं। क्या कहता है? कोई भी वस्तु जिस दर से, दर मतलब होता है बच्चों रेट, है ना। स्पीड की बात कर रहा हूं यहाँ पे। जिस दर से अपनी अवस्था को बदलता है ना। जिस दर से अपनी अवस्था को बदलता है उसे उस वस्तु की स्पीड कहते हैं, अर्थात गति कहते हैं। ओके, गति कहते हैं। तो गति क्या होगा बच्चों? कि कोई भी वस्तु जिस दर से अपनी अवस्था को बदलती है उसे हम क्या बोलते हैं? उस गति की क्या कहते हैं बच्चों? स्पीड कहते हैं, या उस वस्तु की हम गति कहेंगे। ओके, ये हमने देख लिया बच्चों। अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास में अदिश और सदिश राशियां क्या होती हैं। एक शॉर्ट में हम लोग इसको भी समझ लेते हैं। तो 6 पॉइंट है अदिश स्केलर क्वांटिटी, और 7 में हम लोग देख लेते हैं बच्चों सदिश वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो ये दोनों क्वांटिटी को हम लोग जो है तो यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं और इन दोनों को हम लोग देखेंगे। तो हम लोग बात करेंगे बच्चों सदिश की और अदिश की। तो अदिश क्या होता है सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो अदिश में क्या होता है बच्चों? सिर्फ मान होता है। क्या होता है इसमें सिर्फ क्या होता है बच्चों? इसमें सिर्फ जो है तो सिर्फ मान होता है, अर्थात उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है ना। कुछ मान, सिर्फ मान होता है, दिशा नहीं होती है। ओके, दिशा नहीं होती है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? अदिश राशि बोलते हैं। और इसमें क्या होता है बच्चों? मैग्नीट्यूड, मतलब मान और दिशा दोनों होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है बच्चों? सदिश में हम बोलेंगे कि इसमें मान मतलब कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू होगी। इसमें मान तथा दिशा ओके, इसमें मान तथा दिशा दोनों होते हैं। ओके, क्या होते हैं बच्चों? दोनों होते हैं। इसे सदिश राशि कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं।
तो ये हो गया हमारा बच्चों सदिश राशि। आई होप समझ में आ गया होगा क्या होगा बच्चों। सदिश राशि में क्या होता है, सदिश राशि में दोनों चीजें होती हैं, दिशा और मान क्या होता है बच्चों, निश्चित होता है। ओके, इसे मान तथा दिशा दोनों होते हैं, है ना, इसे हम सदिश राशि कहते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि सदिश राशि में जो है तो क्या होता है बच्चों, मान और दिशा क्या होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं बच्चों, निश्चित होते हैं। क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। ओके, फिक्स होते हैं, निश्चित होने के कारण इसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, सदिश बोलते हैं। और अदिश में क्या होता है, सिर्फ मान, कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू होगी, उसकी दिशा नहीं होती है ना, उसकी दिशा चेंज हो सकती है, उसे हम लोग बोलते हैं बच्चों अदिश राशि। ओके, तो ये रहा हमारा जो है तो सदिश और अदिश राशि। लास्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों एक और जो है तो एक्सीलरेशन क्या होता है, त्वरण क्या होता है, ये देख लेते हैं और आज की क्लास को खत्म करते हैं। तो क्लास जो है तो आज एंडिंग में पहुंच चुकी है बच्चों। तो 8वां नंबर है त्वरण क्या होता है। ओके, त्वरण मतलब एक्सीलरेशन। मैंने इसको पढ़ा दिया है बट थोड़ा सा और मैं अलग अच्छे से पढ़ाना चाहता हूं इसको, कुछ चीजें छूट गई थी, है ना। एक्सीलरेशन, त्वरण क्या होता है बच्चों, ये आप लोग देख लीजिए थोड़ा सा, है ना। तो त्वरण जो है उसको हम लोग समझ लेते हैं कि त्वरण क्या कहता है। तो त्वरण क्या कहता है बच्चों, किसी भी वस्तु में, क्या कहता है, किसी भी वस्तु में वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, त्वरण कहते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। त्वरण क्या कहता है बच्चों, किसी भी वस्तु में वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अब हम त्वरण का सूत्र क्या होता है ये हम देख लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या निकालेंगे बच्चों त्वरण का, एक्सेलरेशन का। तो त्वरण बराबर क्या होता है बच्चों, dv बाई क्या लिखेंगे, dt, है ना। और इसका हम लोग जो है तो क्या बोलेंगे, चेंजिंग इन त्वरण अपॉन चेंजिंग इन साइन, मतलब एक्सेलरेशन के चेंज, है ना। हम हिंदी में लिख सकते हैं त्वरण में परिवर्तन डिवाइडेड बाई किसमें बच्चों, समय में परिवर्तन। तो ये हो जाएगा बच्चों अपना क्या, एक्सीलरेशन। त्वरण बराबर क्या होगा, त्वरण में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन, इसे हम लोग बोलते हैं बच्चों एक्सीलरेशन। इसकी इकाई क्या होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सीलरेशन, त्वरण की इकाई क्या होती है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये होती है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। या हम लिख सकते हैं इसको क्या, किलोमीटर प्रति आवर्स, है ना, किलोमीटर प्रति घंटा या किलोमीटर प्रति घंटा स्क्वायर। ठीक है, तो पहली यूनिट क्या होगी बच्चों, आप लोग ये लिख सकते हैं कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या आप दूसरी यूनिट इसकी क्या लिख सकते हैं बच्चों, किलोमीटर प्रति घंटे स्क्वायर, घंटा स्क्वायर। ठीक है, तो ये दोनों यूनिट होती है किसकी बच्चों, एक्सीलरेशन की। ठीक है, तो ये हो गया हमारा त्वरण। ओके बच्चों, तो आज की क्लास यहीं तक। आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, आई होप। आज की क्लास में हम लोगों ने देखा है कि भैया क्वालिटी फैक्टर कैसे हम लोग चेक करते हैं कॉइल का, है ना। मैंने कुछ जो है तो ट्रिक बताया था, और मैं कुछ छोटी हुई चीजें जो छूट गई थी उनको मैंने यहाँ पे कवर अप किया। तो आज की क्लास बच्चों बेसिक इलेक्ट्रिकल यहाँ से खत्म हो जाती है। बेसिक इलेक्ट्रिकल हमने कंप्लीट कर लिया है। कल मैं लेकर के आऊंगा बच्चों एक टॉपिक, एक लेक्चर लेकर के आऊंगा जिसमें मैं पढ़ाऊंगा सारे यूनिट्स को, सारी इकाइयों को डिस्कस करने वाला हूं। इसके बाद हमारा स्टार्ट होगा बच्चों मशीन, और हम लोग मशीन में हम डीसी जनरेटर मोटर को स्टार्ट करने वाले हैं। ओके बच्चों, यदि पहली बार इस चैनल में आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।